मैं नेपाल का अपडेट दे दूं आपको। जेनजी में कई ऐसे सारे लीडरशिप हैं जो अचानक पिछले 3-4 दिनों में सामने आए निकल कर। हालांकि मंडे और ट्यूसडे के बाद अब वहाँ थोड़ा शांति है, वायलेंस हुआ नहीं है, लेकिन मामला अटका हुआ है कि अब नई बागडोर किसके हवाले की जाए। जो केयर टेकर वहाँ पे गवर्नमेंट होगा या फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो कौन होंगे, इसको लेकर जेनजी की कुछ अलग अलग राय हैं। कुछ वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की एक्स चीफ जस्टिस के नाम का हवाला दे रहे हैं, कुछ 2 और नाम है उनको लेकर बातचीत चल रही है। बालन शाह का भी नाम है, एक वहाँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में थे जिन्होंने बिजली चोरी और कटौती के मसले को हल किया, उनका भी नाम है। तो अब नाम पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है क्योंकि जेनजी में भी कई लीडरशिप सामने अचानक आ गई है और ये लोग अब कोशिश में जुटे हैं कि बातचीत से हल निकले। उम्मीद है कि जल्दी हल निकल आए और नेपाल शांत हो, नई सरकार हो और नई सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे, यही दुआ है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये वो कहानी है जो आपके सुनाने जा रहा हूँ मैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी कहानी कैद है, लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं कि उसको देखने के लिए कलेजा चाहिए। अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं क्राइम जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया में हूँ, रिपोर्ट करनी है, शो बनाना है, जैसे आज वारदात भी इस पर है, तो मुझे ये सारी तस्वीर बिना ब्लर के नंगी आंखों के साथ देखना पड़ता है। मेरी मजबूरी है, क्योंकि उसको फिर तभी आप स्टोरी लिख पाते हो। आप यकीन मानिए, सुबह से जितनी बार भी इस तस्वीर को देखा है बेचैन हो उठा हूँ, इसलिए कि ऐसी तस्वीरें, ऐसी चीज़ें एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करे, कलेजा कांप जाता है सोच कर भी। लेकिन अफसोस ये हुआ है, आंखों के सामने है। वो तस्वीरें अभी भी मेरे जहन में, मेरे आंखों के सामने कौंध रही हैं। कहानी अमेरिका की है, अमेरिका के एक मोटेल की। एक होटल होता है, एक मोटेल। मोटेल भी है मोटेल, तो इन दोनों में फ़र्क ये है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि होटल तो हम सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन अमेरिका में जो मोटेल होता है वो एक तरह का सराय खाना कहें आप, कि वहाँ आम तौर पर वही लोग ठहरते हैं जिन्हें एक रात गुजारना हो, कहीं सफ़र में हो, रास्ते में कोई मोटल पड़ा, वहाँ रुक गए, रात को आराम किया, सो गए और निकल गए। जनरली वहाँ रूम में आपको एक अवन या फिर कॉफ़ी मशीन ये सब दे दी जाती है और बाकी आप अपना रुकिए और फिर निकल लीजिए, आगे बढ़िए। और होटल में आपको खाना पीना सब कुछ मिलता है। तो मोटेल एक तरह से, अपनी भाषा में बात करूँ तो एक सराय टाइप की चीज़ होती है और बहुत कॉमन है यूएस में। तो ऐसे ही एक टेक्सास जो अमेरिकी स्टेट है, उसका एक शहर है डलास। इसी डलास में एक मोटेल था। इस मोटेल का नाम था डाउनटाउन स्वीट्स। इस डाउनटाउन स्वीट्स में एक इंडियन नागरिक जिनका नाम चंद्रमौली नागमलैया पिछले कई सालों से इस मोटेल के मैनेजर थे। उनकी पत्नी और उनका बेटा ये भी अमेरिका में थे। कर्नाटक के रहने वाले चंद्रमौली अपने बीवी और बेटे के साथ अमेरिका में थे और वहीं अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसा ली थी। और इसी डाउनटाउन स्वीट्स में वो बतौर मैनेजर इस मोटेल के काम कर रहे थे। कई साल हो चुके थे। 10 सितंबर यानी परसों की बात है, वेडनेसडे की, बुधवार की सुबह के करीब 8:26 हुए थे। चंद्रमौली का रूटीन था ये कि वो जब सुबह उठते, और इसी मोटेल में स्टाफ के ठहरने की भी जगह दे दी जाती है, तो उसी मोटेल में उनकी फैमिली भी रहती थी, पत्नी और बेटा। तो वो सुबह उठने के बाद सारे रूम को चेक किया करते थे कि रूम में कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो ऐसे ही एक रूम का जब वो मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वहाँ की वॉशिंग मशीन ख़राब है। अब जब वो मुआयना कर रहे थे तब उनके साथ 2 और स्टाफ थे उसी मोटेल के। एक लेडी स्टाफ थी और एक जेंट्स था। जो जेंट्स था वो क्यूबा का रहने वाला था और उसका नाम था मार्टिनेज। पूरा नाम योडानिस कोबोस मार्टिनेज। तो ये दोनों साथ थे। अचानक नज़र पड़ी चंद्रमौली की, उन्होंने देखा कि वॉशिंग मशीन ख़राब है। तो उन्होंने ये कहा कि इस वॉशिंग मशीन को यूज़ न कर पाए कोई, इस बात को इंश्योर करना। अब साथ में फीमेल स्टाफ भी थी। उन्होंने फीमेल स्टाफ से कहा कि इस वॉशिंग मशीन को कोई यूज़ ना करे क्योंकि ख़राब, इस बात को इंश्योर करना, और साथ में मार्टिनेज को भी बता देना ट्रांसलेट करके, क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी। मार्टिनेज ने ये सुना और उसे बुरा लगा। उसे लगा कि ये डायरेक्ट उससे क्यों नहीं कहा,
वो फीमेल स्टाफ के ज़रिए ये बात मुझ तक क्यों पहुंचा रहा है। बस इसी बात पे गुस्सा आया, उसने कुछ कहा और फिर अचानक झगड़ा करने लगा। शुरुआत बातचीत से हुई, इसके बाद उसने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और वो बेहद गुस्से में था मार्टिनेज। थोड़ी देर के बाद उसके गुस्से और उसको देखते हुए चंद्रमौली डर गए। 50 साल के चंद्रमौली 37 साल का मार्टिनेज। अब वो अपनी जान बचाकर रूम से भागने लगे। वो दरवाजे को रोक कर खड़ा हो गया। वो खिड़की से नीचे कूदकर भागने की कोशिश की। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कमरे से बाहर निकले और दौड़ते हुए नीचे आए। नीचे फ्रंट ऑफिस मोटेल का। नीचे आने के बाद अब वो बेतहाशा भाग रहे हैं। इस दौरान में पता नहीं कहाँ से मार्टिनेज ने एक तेज धार हथियार अपने हाथ में ले लिया। ऊपर कमरे में काफ़ी लात घूसा मारा। चंद्रमौली जख्मी भी थे। अब नीचे आकर वो भाग रहे हैं। नीचे कई सारी करीब 6 गाड़ियाँ पार्क हैं। फ्रंट स्टाफ है जो ऑफिस, और इत्तेफाक से उस वक्त उनकी बीवी और बेटे वहीं फ्रंट ऑफिस के पास थे। सुबह का वक्त था, करीब 8:30, 8:26। अचानक देखा उन लोगों ने कि चंद्रमौली की वाइफ और बेटे ने कि उनके पति या पिता को एक शख्स दौड़ा रहा है। वो मार्टिनेज को भी जानते थे क्योंकि उसी मोटेल का स्टाफ। अब मार्टिनेज दौड़ता हुआ पीछे आ रहा और चंद्रमौली चीख रहे हैं। उसके बाद दौड़ते दौड़ते वो कॉरिडोर है फ्रंट ऑफिस के पास, वहाँ आकर शायद गिर जाते हैं या गिर गए। इतने में मार्टिनेज भी पहुँच गया। अब वो उसी तेजधार हथियार से अचानक चंद्रमौली पर हमला करने लगा। ये देखकर चंद्रमौली की वाइफ और बेटे आगे बढ़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मार्टिनेज से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक वो रोक पाती तब तक एक अजीब मंजर हुआ। पहले तो उस तेज धार हथियार से कई वार किए चंद्रमौली के जिस्म पर। इसके बाद अचानक बाल पकड़ा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखते ही चंद्रमौली की वाइफ और बेटे दोनों वहाँ से पीछे हट गए। उनके कदम डर और दहशत की वजह से, किसी की भी हालत ऐसी हो जाए। इसके बाद अब वो सर वहीं पे गिरा हुआ है। मार्टिनेज उसको पैर से ठोकर मारता है। ऐसा वो 2 बार करता है। फिर सर कहीं थोड़ी दूरी पर है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है, बाल पकड़कर सर को उठाता है। अब उसी मोटेल के कंपाउंड में वो हाथ में लेकर वो सर चल रहा है। चलते चलते वो एक दीवार की तरफ जाता है। दीवार के पास एक डस्टबिन है। उस डस्टबिन में वो सर को डाल देता है। इस दौरान में जब वो ये सब कुछ कर रहा है तब इसी मोटेल के मेन गेट पर 3 गार्ड, 3 स्टाफ मौजूद हैं और वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन देखकर उनकी भी हालत ख़राब है। इसी दौरान में जब वो डस्टबिन में से डालता है तब तक सामने से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मोटेल के अंदर एंट्री मारती है। शायद कुछ लोगों ने फ़ोन कर दिया था और या वो गश्त पर थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इधर अंदर आती है। लेकिन इस दौरान में तब तक मार्टिनेज सर को डस्टबिन में डालकर उसी मेन गेट की तरफ बढ़ता है। 3 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद हैं, लेकिन डर के मारे वो गेट का रास्ता छोड़ देते हैं और वो गेट से निकलता है, बाईं तरफ चल पड़ता है। इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ी रुकी। तब तक गार्ड वालों ने इशारे से बताया कि वो बाहर निकला, बाईं तरफ गया। फ़ौरन फायर ब्रिगेड ने अपने वॉकी टॉकी से लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जो वहाँ पे गश्त पे रहती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की फिर गाड़ी में मुड़ती है और मोटेल से थोड़ी दूरी पर लेफ़्ट साइड में वो अपना पैदल चला जा रहा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी दोनों मिलकर उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब उसे अपने साथ वो लोग गाड़ी में बिठाते हैं। उससे पूछताछ होती है। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद उसे डलास काउंटी जेल ले जाया जाता है और उस जेल में फिर उसे कैदी की वर्दी पहनाई जाती है। उसका अरेस्ट मेमो तैयार होता है, उसके बयान दर्ज होते हैं। इधर इस बीच में पुलिस सब मोटेल पहुंचती है और वो जो लेडी स्टाफ थी जिसके सामने झगड़ा शुरू हुआ था वॉशिंग मशीन को लेकर, उसका स्टेटमेंट लेती है। चंद्रमौली की वाइफ का स्टेटमेंट लेती है। बाकी जो चश्मदीद थे उनका स्टेटमेंट लेती है। सर और बाकी धड़ को अपने कब्जे में लेती है, हॉस्पिटल भेजती है और फिर पूरी कहानी सामने आती है। पता चला कि ये जो मार्टिनेज था ये क्यूबा का सिटीज़न है और इलीगल तरीके से पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहा था। इसके ऊपर कार चोरी और कुछ क्राइम के और भी केसेस थे जिसकी वजह से पुलिस ने पकड़ा भी।
लास्ट इसी साल जनवरी में जब अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया, तब इसे भी पकड़ा गया और इसे वापस इसके देश क्यूबा भेजने की तैयारी की गई। लेकिन क्यूबा की सरकार ने कहा कि इसके खिलाफ क्रिमिनल केस है और हम इसे वापस नहीं लेंगे। अब क्यूबा की सरकार ने लेने से मना कर दिया तो फिर क्यूबा ये जाए कैसे? फिर ये हुआ कि किसी थर्ड कंट्री में भेजेंगे, लेकिन कोई और कंट्री क्यों ले? इस चक्कर में जब बात बनी नहीं तो कुछ दिन तक तो उसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया। फिर ये हुआ कि कब तक, फिर उसे छोड़ दिया गया कि आगे देखेंगे इसको कब कहाँ भेजना है। और वो वापस इस मोटेल में आ गया और यहीं काम करने लगा। अगर उस वक्त इसे भेज दिया जाता तो शायद यह हादसा ना होता, चंद्रमौली की जान बच जाती। मार्टिनेज जेल में है। इंडियन एम्बेसी तक भी यह खबर पहुंची ह्यूस्टन में और उन्होंने अफसोस जताते हुए इस फैमिली को हर संभव मदद करने की बात कही है। हालांकि डलास पुलिस ऑलरेडी कातिल को पकड़ चुकी है और उनका कहना है कि उसके ऊपर जो फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज लगाए गए और ये प्रूफ हो गया तो फिर शायद पूरी ज़िंदगी अब उसे जेल में ही काटना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, जो सारी चीज़ें मोटेल के सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुई, वो आदमी देख ले तो परेशान हो जाए। मतलब कैसा गुस्सा, कैसी चीज़। और अमेरिका में इस तरह की चीज़ें इधर कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। अभी ये 10 सितंबर की जो आपको कहानी सुना रहा हूँ, इसी 10 सितंबर को अमेरिका में एक और चीज़ हुई थी। अमेरिका में एक ऊटा वैली यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उनके एक साथी, उनके एक दोस्त, उनको गोली मारी गई और ये हर जगह खबर है मीडिया में। और उसकी वजह यह है कि जो मिस्टर चार्ली किर्क ये ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में 10 सितंबर को एक लेक्चर दे रहे थे। करीब 3000 स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे। वहाँ लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देने के बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि अमेरिका में गन कल्चर, स्कूल कॉलेजों में शूट आउट और बढ़ती वायलेंस या हिंसा क्यों है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सवाल देखिए कि क्या पूछा जा रहा है कि अमेरिका में गन कल्चर और वायलेंस, जो खून खराबा हो रहा है, इसे कैसे रोकें। जैसे ही चार्ली किर्क ने इसका जवाब देना शुरू किया, अचानक उसी हॉल में जहाँ पर वो बोल रहे थे, ऊपर छत की तरफ से खामोशी के साथ गोली आई और चार्ली किर्क के सीने में लगी। वो वहीं गिर पड़े। कातिल ऊपर से ही भाग निकला। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया है। अमेरिकन पुलिस लोगों से मदद मांग रही है कि जो भी इसे जानता हो बताए। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस कत्ल से सदमे में है क्योंकि उनके बेहद करीबी रहे हैं चार्ली के। उनके इलेक्शन में कैंपेन भी किया था। लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया। पुलिस मदद मांग रही है। कुछ वक्त पहले आपको बताया था कि अमेरिका में ही एक अपने इंडियन ओरिजिन सिख नौजवान एक सड़क पर तलवार लहरा रहा था। हालांकि कहते हैं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लहरा रहा था, लेकिन किसी अमेरिकन ने ही फ़ोन कर दिया। पुलिस आई। पुलिस चाहती तो उसे पकड़ सकती थी क्योंकि हाथ में तलवार था, कोई बंदूक तो था नहीं कि वो गोली मार दे दूर से। लेकिन लॉस एंजलिस पुलिस ने पकड़ने की बजाय सीधे गोली मार दी। इसको लेके ही बहुत हंगामा हुआ और उस सिख नौजवान की मौत हो गई। इससे पहले कई जगह पे इसी तरीके से शूट आउट। अभी कुछ वक्त पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में, जो अमेरिका की राजधानी है, वहाँ बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर और ख़ासतौर पर वॉशिंगटन में कानून व्यवस्था की हालत कितनी ख़राब है, इसको बताने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि अभी कुछ वक्त के बाद यहाँ एक समिट है, कुछ वर्ल्ड लीडर से मिलना है और मैं इस वक्त वॉशिंगटन की कानून व्यवस्था पर बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक चेहरा है अमेरिका का। और ये सारी चीज़ें गन कल्चर की वजह से भी हैं। अमेरिका में गन कल्चर को लेकर जो कानून है और जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी आसानी से वहाँ हथियार आ जाता है, उसको लेकर एक लंबे वक्त से बहस चल रही है कि क्या वहाँ के लाइसेंस, कहते हैं कि अमेरिका में आप जितनी आसानी से सब्जी खरीद सकते हैं उतनी आसानी से हथियार खरीद सकते हैं। तो इसमें बदलाव होना चाहिए कानून को लेकर। इस पर बहुत बहस है, दोनों तरफ के लोग हैं कि हथियार ना हो तो लोग सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे। लेकिन है तो फिर स्कूल कॉलेज में आप हमेशा सुनते होंगे कि शूट आउट
बच्चे ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं बच्चों पर। तो इस गन कल्चर से अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और अब इस तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं, मतलब ये डलास के इंसिडेंट तो अपने आप में दहला देती है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन हाल के वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि आप सुपर पावर बेशक हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरह से शायद कंट्रोल में नहीं है। अब कंट्रोल में कैसे होगा, तो खुद जब अमेरिका की राजधानी को ही लेकर प्रेसिडेंट परेशान है तो बाकी स्टेट्स के बारे में क्या कहूँ। तो खैर, इस अफसोसनाक कहानी में इतना ही। और संडे इंडिया पाकिस्तान मैच है एशिया कप में, उसको लेके बहुत सारी बहस भी हो रही है कि लोग कुछ कह रहे हैं बाइकआउट करो, कुछ कह रहे हैं नहीं कहो। कई लोगों ने मुझसे पूछा, आज विकी पाजी और निखिल नाज, इनका एक विक निक शो है, उसमें भी बैठा था, तो सीधे सवाल किया गया। अब क्रिकेट तो आपको पता है मेरा पैशन है, तो मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ रिश्ते ख़त्म करने हैं तो फिर हर मोर्चा पर ख़त्म होना चाहिए। बात सिर्फ क्रिकेट तक नहीं होनी चाहिए, फिर तो बिज़नेस से लेके, रूट से लेके, बाकी मीटिंग से लेकर। अभी लास्ट वीक हमारे फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एक ही छत के नीचे थे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट ही क्यों, और क्रिकेट पे ही गाज क्यों। बल्कि मेरी सोच तो दूसरी ये है कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को जो हरा के खुशी मिलती है ना, वो वैसे नहीं मिलती। तो इसीलिए इस पर बहस चल रही है, लेकिन ठीक है, राजनीति, पॉलिटिक्स सब अपनी जगह। संडे का मैच, और मैं चाहता हूँ शान से हम जीते ताकि हमें एक सुकून मिले कि फिर पाकिस्तान को पीटा। इससे ज़्यादा फिर सुकून मिलता नहीं है। तो मुझसे मेरी राय पूछे तो मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर बैन करना है तो फिर सारी चीज़ें, ये नहीं कि गिनती की चीज़ें, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है क्रिकेट के ऊपर उंगली उठाने का। खैर, कहानी में जितना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज प्रिया